गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज मैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का 5th वीडियो लेक्चर बना रहा हूं आपके लिए। इसके पहले मैंने 4 वीडियो लेक्चर बना दिए हैं इस चैप्टर का। चैप्टर आपका चल रहा था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के लास्ट जो 4 वीडियोज हैं उसमें मैंने इंट्रोडक्शन बताया था ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। ऑर्गेनिज्म कैसे वो रिप्रोडक्शन करेंगे इसका इंट्रोडक्शन मैंने बताया। देन आपको बताया ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, ठीक है। और फिर जो है जो लास्ट वीडियो 4th नंबर का जो वीडियो था उसमें मैंने आपको सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताया था। उनमें डिफरेंट फेजेस के बारे में बताया था मैंने, ठीक है। डिफरेंट फेजेस में आपके जो फर्स्ट फेज था जुवलाइन फेज, रिप्रोडक्शन फेज और सेनेसेंस फेज, इसके बारे में मैंने डिटेल आपको बता दिया था, ठीक है। बट आज लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो है मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफ करूंगा, ठीक है। ब्रीफ में इसकी इंफॉर्मेशन दूंगा। और मेरे वीडियोस आपको थोड़े प्रॉब्लम हो रहे होंगे, मेरे वीडियोस जो है शॉर्ट आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम है। और नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से जो है वीडियो जो है वो यूट्यूब चैनल पे अपलोड नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए मैं शॉर्ट वीडियोस बना रहा हूँ। और उसको ऐसा समझ लीजिए कि एक 40-50 मिनट्स के एक लेक्चर्स के अकॉर्डिंग जो है वीडियोस मेरे हैं। वीडियोस तो शॉर्ट हैं बट उसको अगर लाइव क्लासेस में आपको पढ़ाया जाए तो वो 50 मिनट्स 60 मिनट्स का एक वीडियो आपको मिलेगा, ठीक है। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक जो है हमारा क्या है, फेजेस इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। इसमें जो है मैं ब्रीफ करने जा रहा हूँ जेवलाइन फेज को। जेवलाइन फेज में मैंने बताया था कि जो भी एनिमल और प्लांट्स हैं उसमें जेवलाइन फेज में क्या होता है, ग्रोथ होता है, मेच्योरिटी होती है, ठीक है। अगर स्पेशली प्लांट के केस में बात करें तो प्लांट के केस में क्या होता है, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है। एनिमल्स की अगर हम बात करें तो एनिमल्स में बिहेवियरल चेंजेस होते हैं, मार्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, ठीक है। ये सारी बातें मैंने बता दिया था, ठीक है। और ये भी बताया था कि वेजिटेटिव एक टर्म आता है वेजिटेटिव फेज, वो एक्चुअली में क्या है प्लांट के लिए यूज करते हैं। और वेजिटेटिव फेज को एक्चुअली हम जिवलाइन फेज ही बोलते हैं, ठीक है ना। वेजिटेटिव फेज को एक्चुअली हम क्या बोलते हैं, जिवलाइन फेज बोलते हैं, बट ये प्लांट्स के लिए यूज करते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर्स में आपको बताया है, आप एक बार मेरा वीडियो देखिएगा तो आपको ये रिपीट होता हुआ दिखेगा आपको। सेकेंड आ जाइए रिप्रोडक्शन फेज। रिप्रोडक्शन फेज में मैंने बताया था कि प्लांट के केस में आपको जब आप देखेंगे प्लांट के केस में तो जो हायर प्लांट्स होंगे उसमें आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इसका रिप्रोडक्शन फेज आ गया है। तो उसका एक ही आइडेंटिफिकेशन है, फ्लावरिंग। अगर कोई हायर प्लांट्स की फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई इसका मतलब है कि उसका रिप्रोडक्शन फेज स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और ये जो टर्म है आपका एनसीईआरटी में मेंशन है। और एनसीईआरटी ने फिर आगे लोअर प्लांट्स के बारे में डिस्कस नहीं किया है, बट मैं आपको बता दूं कि लोअर प्लांट्स को लेकर अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो उसमें सिंपल ये जानना है कि इसमें जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि आपने मेरे लाइव क्लासेस मैंने बनाया था आपके लिए, तो लाइव क्लास में मैंने बताया था कि एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम, ठीक है, दीज आर द सेक्स ऑर्गन इन लोअर प्लांट्स, ठीक है। और साथ ही साथ कुछ स्पोर्स भी फॉर्म होते हैं। आपको मैं प्लांट किंगडम जब पढ़ाया था तो प्लांट किंगडम में बताया था आपके कि स्पोर्स फॉर्म होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस में। साथ ही साथ जब उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब शुरू होता है तो उसमें जो है सेक्स ऑर्गन डेवलप होते हैं। और अगर सेक्स ऑर्गन डेवलप हो रहा है तो आप ये कंसीडर कर सकते हैं कि उस लोअर प्लांट्स का भी रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो गया है, ठीक है ना। सिंपली आपको वन वर्ड्स में क्या बोलना है कि लोअर प्लांट्स में अगर सेक्स ऑर्गन्स डेवलप करना स्टार्ट हो गया है, दैट मीन्स आर्चिगोनियम एंथ्रीडियम अगर डेवलप होना स्टार्ट हो गए हैं तो लोअर प्लांट्स का भी रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो गया। ये जो लाइन है ये एनसीईआरटी में नहीं है लोअर प्लांट के लिए। हायर प्लांट्स के लिए ये मेंशन है कि जब फ्लावरिंग होगा तो हम मानेंगे कि वो रिप्रोडक्टिव फेज हायर प्लांट्स में स्टार्ट हो गया है, ठीक है। एनिमल केस की बात करें, एनिमल केस में जो है आपका रिप्रोडक्टिव जो फेज है वो कैसे आप फाइंड आउट करेंगे। तो उसका 2-3 पैरामीटर्स हैं, जैसे कि उसमें बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं एनिमल्स में, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, ठीक है, और बिहेवियरल चेंजेस आते हैं। और ये सारे के सारे जो है पैरामीटर्स जो है ये असाइन करते हैं कि एनिमल का रिप्रोडक्टिव फेज आ गया है, ठीक है। एनिमल का रिप्रोडक्टिव फेज आ गया है। ये सारी चीजें आप मेरे वीडियोस को रिपीट करके देख सकते हैं तो आपको और बेनिफिशियल होगा आपके लिए।
थर्ड जो फेज है वो है सेनिसेंट फेज। सेनिसेंट फेज में आपको ये बताना है कि ये ओल्ड फेज, एक्चुअली इसको क्या बोलते हैं, ओल्ड फेज। और ओल्ड फेज में एक मैंने टर्म आपको लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको, वो टर्म क्या था, कॉन्कोमिटेंट चेंज। कॉन्कोमिटेंट चेंज, ये एक चेंज होता है ओल्ड एज में, और ये चेंज ही डिफाइन करता है कि सेनिसेंट फेज आया या नहीं आया। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये लास्ट लेक्चर में मैंने तो पढ़ा बट भूल गया हूं, तो कोई बात नहीं, मैं आज इस फेज को फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं। थोड़ा सा इसका जो मेन लाइन है वो बता रहा हूं आपको। इसमें जो है, जो कॉमिटेंट चेंज है वो क्या है, इसका जो मीनिंग है आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो एनसीईआरटी में इसकी मीनिंग है, लिखी हुई है कि मेटाबॉलिज्म का स्लो होना, मेटाबॉलिज्म का स्लो होना। और वैसे भी आप जानते हैं कि जब भी किसी ऑर्गेनिजम्स में जब ओल्ड स्टेज आता है तो उसके मेटाबॉलिक रेट जो है वो स्लो हो जाते हैं, मेटाबॉलिक रेट उसके स्लो हो जाते हैं। उसमें जो रिएक्शंस होते हैं, एंजाइमेटिक रिएक्शंस, वो स्लो हो जाते हैं। उसमें जो हार्मोन्स का फॉर्मेशन का रेट कम हो जाता है, बहुत सारे चीजें जो है वो स्लो हो जाती हैं। तो उसको वन वर्ड्स में हमने, या एनसीईआरटी ने हम क्या बताया है कि उस एनिमल्स में कॉनिमेटेंट चेंजेस आ गए हैं। अब नेक्स्ट आते हैं, इन फेजेस के बारे में कुछ जो है जनरल पॉइंट्स है मैं बता दूं। जैसे कि आप ये सोच रहे हैं कि जेवलाइन फेज के बाद रिप्रोडक्टिव फेज आता है, रिप्रोडक्टिव फेज के बाद सेनेसेंट फेज आता है, तो हाँ ये तो आता है, बट इन फेजेस के बीच में कुछ ट्रांजिशन स्टेज भी आता है। ठीक है, ट्रांजिशन पीरियड भी होता है। तो उस ट्रांजिशन पीरियड के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो मैं बता दूं हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, आइदर प्लांट हो या एनिमल्स हो। ठीक है, जो भी ट्रांजिशन स्टेज हो गए, जेवलाइन फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और आपके सेनेसेंट फेज में, उस ट्रांजिशन फेज के लिए रिस्पॉन्सिबल जो होगा वो हार्मोन होगा। ठीक है, और वो चाहे प्लांट हो या एनिमल्स हो। तो ये जो लाइन था आपका, मैंने इसको रेड बुलेट्स में बना रखा है, सो रेड मार्कर से मैंने लिखा है इसको। तो ये जो लाइन है आपकी, ये तीनों के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो भी कॉमन है, तीनों के लिए है। और नेक्स्ट लाइन क्या है कि इजिली ऑब्जर्व ऑल दीज फेजेस इन एनुअल एंड बाइनियल प्लांट्स। मतलब सीधा सा है कि जब आप एनुअल और बाइनियल प्लांट्स, मतलब कि जो 1 साल जो लाइव रहते हैं और जो 2 साल रहते हैं, ऐसे प्लांट्स को तो मैं ये बता रहा था आपको कि जो एनुअल और बाइनियल प्लांट्स होते हैं, ठीक है, इनका जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है ना, रिप्रोडक्टिव फेज, जेवलाइन फेज, सेनेसेंट फेज, इसको आप इजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको इजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। बट आप जब पर्नियल प्लांट्स के बारे में, मतलब कि जो बहुत टाइम तक रहते हैं, ठीक है, इनका लाइफ स्पेन बड़ा होता है, तो ऐसे प्लांट्स में अगर आप इसका जेवलाइन फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सेनेसेंट फेज को अगर आपको स्टडी करना हो, उसको ऑब्जर्व करना हो, तो थोड़ा डिफिकल्टी होती है आपको। ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट आपका टॉपिक है फ्लावरिंग इन प्लांट्स। ठीक है, मैंने बताया था आपको कि प्लांट, हायर प्लांट्स में जो है वो रिप्रोडक्शन फेज कैसे आता है, जब उसका फ्लावरिंग होता है, जब उसका फ्लावरिंग होता है। तो जब आप फ्लावरिंग पे फोकस करेंगे तो आपको डिफरेंट टाइप के आपको प्लांट मिलेंगे, और उनका जो फ्लावरिंग जो है पैटर्न है वो डिफरेंट है। और जैसे कि फर्स्ट जो आपका है कैटेगरी है वो है सीजनल फ्लावरिंग का, यूजुअली आपको यही मिलेगा। ठीक है ना, ये जो फर्स्ट है ये यूजुअल है, और एक लास्ट है वो क्या है, अनयूजुअल है। क्या है वो, अनयूजुअल है। वैसे मैं सीक्वेंस वाइज चलूंगा तो पहले सीजनल फ्लावरिंग वाले मिलेंगे आपको। ठीक है, फिर आपको मिलेगा कि फ्लावरिंग थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपको मिलेगा अनयूजुअल फ्लावरिंग, अनयूजुअल फ्लावरिंग। और इन सारे कैटेगरी को मैंने एग्जाम्पल से बताया है। और जिसमें फर्स्ट आपका क्या है, सीजनल फ्लावरिंग में आपका डहेलिया है, जो ऑटम सीजन में आपको ग्रो करता है। ठीक है, ग्रो नहीं करता, इसका रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होता है, मतलब फ्लावरिंग होती है। हाइसेंथ मैंने बताया था आपको, इसको एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में
इसके बारे में बताया था। और इसका जो है फ्लावरिंग जो है टाइमिंग है स्प्रिंग पीरियड में होता है। और नेक्स्ट आपका है फ्लावरिंग थ्रू आउट द ईयर। इसमें क्या है, एग्जांपल क्राइसेंथियम है, लिली है, एंथ्रियम है, ये जो है पूरे साल जो है इनके अंदर फ्लावरिंग होती रहती है। थर्ड और लास्ट जो आपका अनयूजुअल फ्लावरिंग के लिए जाना जाता है वो क्या है आपका, उसमें एग्जांपल्स जो हैं वो है आपके बम्बू प्लांट्स के हैं। और आपका सेकंड आपका स्ट्रोबलेंथस कोनिन्थेनिया, ठीक है। ये आपका दो एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, थोड़ा सा इसको ज्यादा फोकस करना है। एनसीईआरटी बेस्ड में ये दोनों एग्जांपल मेंशन किया और इस पे बहुत बार नीट में क्वेश्चंस भी आते हैं, बोर्ड में भी क्वेश्चंस आते हैं। बम्बो प्लांट्स के बारे में आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि बम्बो जो प्लांट्स होते हैं वो पूरे अपने लाइफ टाइम में वो एक बार सिंगल टाइम वो क्या करते हैं, फ्लावरिंग करते हैं और बहुत सारे फ्रूट्स बनाते हैं और फिर उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। ये एक बार ऐसा होता है पूरे लाइफ टाइम में, और हो सकता है वो 50 साल के बाद हो, 60 साल के बाद हो, 100 ईयर्स तक भी चांसेस हैं इसके, ठीक है ना। मैंने मतलब इसमें जो मेन जो लाइन है वो ये है कि ये पूरे अपने लाइफ स्पेन में वन टाइम इसके अंदर फ्लावरिंग होगी, और फ्लावरिंग होगी तो फ्रूट्स जो है बहुत सारे बनेंगे, ठीक है ना। ये इसका मेन लाइन है और एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए फोकस भी करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए स्ट्रोबलेंथस। स्ट्रोबलेंथस की खास बात यह है कि स्ट्रोबलेंथस जो होता है ये भी फ्लावरिंग इसका भी अनयूजुअल पैटर्न पे है। ये 12 इयर्स के बाद एक बार फ्लावरिंग करता है अपने लाइफ स्पेन में, ठीक है। स्टूडेंट्स अभी तक मैंने डिस्कस किया रिप्रोडक्टिव फेज इन प्लांट्स के बारे में, और अब डिस्कस करने जा रहा हूँ रिप्रोडक्टिव फेज इन एनिमल्स, ठीक है। तो आप जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो सबसे पहले पॉइंट जो है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये है कि जो एनिमल है, एनिमल में अगर आप रिप्रोडक्टिव फेज का अगर वेट करते हैं तो आपको मैं बता दूं कि रिप्रोडक्टिव फेज तभी आएगा जब बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल, ये मैंने पहले ही बोला है आपसे, बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस आएंगे, ठीक है। बिहेवियरल चेंजेस भी आएंगे और फिर ज्यूलाइन फेज से आपका स्टार्ट हो जाएगा रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है। इसके बाद जो है मैं बता दूं कि रिप्रोडक्टिव जो फेज है उसका जो ड्यूरेशन है, ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, दैट मींस एनिमल टू एनिमल क्या होगा, ये चेंज होगा। ऐसा नहीं है कि रिप्रोडक्टिव फेज जो है सबका कांस्टेंट हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं, उनके डिफरेंट कैटेगरीज हैं, उनके फाइलम अलग है, ऑर्डर अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है बहुत सारी प्रॉपर्टीज अलग है, इसलिए उनका जो है रिप्रोडक्टिव फेज का जो पीरियड है वो क्या है, डिफरेंट है यहाँ पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट आपका क्या है, इन एनिमल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज यूजुअली सीजनल, ठीक है ना। तो ये मैं बता दूं आपको, ये क्या है, यूजुअली सीजनल होता है, ठीक है। सीजनल वाले ही आपको ज्यादातर एनिमल्स दिखेंगे, और उसमें एग्जांपल्स जो है आपका है जो है कुछ एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो क्या है, जैसे बर्ड है, बर्ड में जो है एग लाइन जो होती है वो सीजनली होती है, ठीक है। बट जब बर्ड को आप पोल्ट्री फार्मिंग में देखेंगे, ठीक है ना, तब वहां पे आपको सीजनल नहीं मिलेगा, वहां पे थ्रू आउट द ईयर आपको मिलेगा, ठीक है ना। जो पोल्ट्री फार्मिंग में है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, पोल्ट्री फार्मिंग में जो बर्ड्स आपको मिलेंगे, ठीक है, उनका जो एग लाइन है वो थ्रू आउट द ईयर होगा, ठीक है। ये चीज ध्यान देना होगा क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है, और जो नॉर्मली जो होंगे वो हमेशा सीजनली ही होंगे, ठीक है। इसके बाद एनसीईआरटी का जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका वो है प्लेसेंटल मैमल्स, ठीक है। प्लेसेंटल मैमल्स में बता दूं कि प्लेसेंटल मैमल्स का जब रिप्रोडक्टिव फेज आप स्टडी करेंगे, ज्यादातर स्टूडेंट्स जो है मैमल्स से सीरियस हो जाते हैं पढ़ना, और सीरियस होना चाहिए क्योंकि इससे ज्यादा बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं। तो मैं वही बता रहा था आपसे कि प्लेसेंटल मैमल्स जो हैं वो उसमें बहुत सारे साइक्लिकल चेंजेस आते हैं। क्या आते हैं? साइक्लिकल चेंजेस आते हैं। और साइक्लिकल चेंजेस में क्या चेंज आता है? एक्टिविटीज ऑफ ओवरीज। आपको पता है कि ओवरी क्या है? एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फीमेल बॉडी का, ठीक है। फिर प्लस आपका एसेसरी डक्ट और इसके साथ साथ हार्मोन्स, इन सब में क्या आते हैं? इस सब में चेंज आता है और वो साइक्लिकल चेंज आएगा। आपको आगे के चैप्टर्स में डिटेल बताया जाएगा। जब आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो वहां पे भी ऐसी ह्यूमन को लेकर जो है जो नेचुरल साइकिल है या उसमें जो डिफरेंट साइक्लिकल चेंज है उसमें आपको देखने को मिलेगा
कि क्या चेंज हो रहा है ओवरी के अंदर, ओवरी में कब ओवा का फॉर्मेशन हो रहा है, कब कोई कौन सा डक्ट कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है, ये सारी बातें वहां पे आपको मिलेंगी। ठीक है, बट यहाँ पे अभी इतना ध्यान देना है कि प्लेसेंटल मैमल्स में जब आप रिप्रोडक्टिव फेज में जब आप स्टडी करेंगे तो रिप्रोडक्टिव फेज में आपको देखने को ये मिलेगा कि बहुत सारे साइक्लिकल चेंजेस आपको मिलेंगे। और साइक्लिकल चेंजेस कहाँ मिलेंगे? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हो, चाहे वो मेन ऑर्गन हो, चाहे उसका एक्सेसरी ऑर्गन है या ग्लैंड्स में हो। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और देखने को क्या मिलेगा उसमें, आप जब डिटेल पढ़ेंगे तो उसमें यही मिलेगा कि सेक्स हार्मोन्स बनते हैं। ठीक है, और वो हार्मोन्स जो है डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न, डिफरेंट वे में जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करके और रिप्रोडक्शंस को कराएंगे, रिप्रोडक्शंस को फैसिलिटेट करेंगे। ठीक है, ओके। अब प्लेसेंटल मैमल्स में आपको बता दूं कि जो साइक्लिकल चेंज मैंने वर्ड यहाँ पे यूज किया है, ये साइक्लिकल चेंज जो है इसमें दो कैटेगरी बना दी गई है। ठीक है, फर्स्ट क्या है आपका ऑस्ट्रस साइकिल है और दूसरा क्या है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है। ऑस्ट्रस भी बोल सकते हैं, एस्ट्रस भी बोल सकते हैं, एस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो ह्यूमन के अंदर होता है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। ठीक है, ये आपने क्लास 10 में भी पढ़ा होगा, बट ये जो एस्ट्रस साइकिल है ये आपका क्लास 12 में इंट्रोड्यूस होता है। और एस्ट्रस साइकिल एक्चुअली में होता है कहाँ पे है? काऊ में होता है, सीप में होता है, डॉग में होता है, रैट में होता है, डियर में होता है। ठीक है, और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है मंकी, एप्स, ह्यूमंस में आपको मिलेगा। हाँ, मैं अभी मैमल्स के बारे में आपको बता रहा था। मैमल्स में आपको बताऊं कि बहुत सारे ऐसे मैमल्स हैं जो नेचुरल कंडीशंस में सरवाइव करते हैं। ठीक है, और वो जो है वो फेवरेबल कंडीशंस में ही जो है वो फेवरेबल सीजन में ही वो अपना ब्रीडिंग करेंगे। ये एनसीईआरटी की लाइन है, आपको ध्यान देना होगा कि बहुत सारे ऐसे मैमल्स हैं जो फेवरेबल कंडीशंस में ही उनके अंदर